वित्तीय क्षेत्रक होता क्या है? वित्तीय क्षेत्रक में हमारे यहाँ बैंक्स आती हैं, बहुत सारी बैंक अलग अलग तरह की, है ना। ऐसे स्टॉक मार्केट भी आ जाता है वित्तीय क्षेत्रक में, ऐसे ही स्टॉक मार्केट जिसको हम लोग शेयर बाजार भी बोलते हैं, और ऐसे ही विदेशी मुद्रा बाजार, उसको भी आप वित्तीय क्षेत्र में ही गिनोगे, लेकिन उसके लिए अलग से उदारीकरण की हम लोग बात करेंगे। तो अभी क्या हुआ, ये जो हमारी बैंक्स थी, उन बैंक्स में हमारी किताब में अभी तक हम लोगों ने जो भी इतिहास पढ़ा है उसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक इवेंट हुआ था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई थी हमारे आर्थिक इतिहास में, भारत के आर्थिक इतिहास में, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलाइजेशन। किसका नेशनलाइजेशन? बहुत सारी बैंक्स थी यार। 1969 में एक बार हुआ था जिसमें 14 बैंक्स को हम लोगों ने राष्ट्रीयकृत कर दिया था। फिर उसके बाद 1980 में फिर से हुआ था। अब ये क्यों किया गया था? 6 बैंक्स को कर दिया था, तो कुल मिलाकर के हमने 20 बैंक को राष्ट्रीयकृत कर दिया था। जैसे अलग अलग किसी कोई प्राइवेट बैंक चल रही है, इलाहाबाद बैंक थी, पंजाब नेशनल बैंक थी, ये सारी प्राइवेट बैंक हुआ करती थी, और इनका हम लोगों ने क्या कर दिया था, इनको राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब उनको गवर्नमेंट का बना दिया। एक तरह से गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और गवर्नमेंट किसकी होती है? गवर्नमेंट अल्टीमेटली लोगों की है, सार्वजनिक क्षेत्र है, सबका है। तो ये क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय पर बहुत सारे चैलेंजेस थे। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीयकरण करने की कोई प्रॉब्लम थी, उस टाइम पर इसकी नीड दिख रही थी। जैसे होता क्या था कि जो भी प्राइवेट बैंक है वो शहरी क्षेत्र में अपनी ब्रांचेस खोलेगी, अपनी शाखाएं शहरी क्षेत्र में खोलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत समय लगता है किसी भी बैंक की शाखा को प्रॉफिटेबल होने में, पैसा कमाना शुरू कर पाए, क्योंकि भाई जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, फिर बिल्डिंग का खर्चा होगा, फिर कंप्यूटर से उसका खर्चा होगा। वो सारे खर्चे ज्यादा रहते हैं जब आप ग्रामीण क्षेत्र में ब्रांचेस खोलते हो, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद वहां पर भी फायदा होना शुरू हो जाता है। तो कोई प्राइवेट कंपनी क्यों करेगी? वो भी तब जब हमारे देश में शहरों में भी ब्रांचेस कम है, तो वो शहरों में ही प्राथमिकता दिया करते थे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, मतलब मैंने क्या टर्म बोला? फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें हमारे देश में भी जो जनधन योजना चली थी उसका भी यही उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो हमारी बैंक्स हैं वो लोगों को कर्जा देना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि जब हमारी वित्तीय व्यवस्था में सारे लोग आना शुरू कर देते हैं ना, जो बहुत सारे गरीब लोग हैं, अगर वो बैंक के पास नहीं आते तो उनको बहुत महंगे दर पे ब्याज मिलता है। 3% प्रतिमाह, 4% प्रतिमाह, 5% प्रतिमाह तक पे लेते हैं। और मैं आपको एक बहुत दर्दनाक घटना सुनाता हूँ। जो रिक्शा चलाते हैं ना हमारे यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैर से खींच करके रिक्शा चलाते हैं। अब तो रिक्शा, ऑटो रिक्शा को भी रिक्शा बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो जो रिक्शा चलाने वाला एक इंसान था, उसने किसी से ब्याज पर लोन ले रखा था, और जब लोग एक दिन के हिसाब से लोन लेते हैं ना, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि 10-10, 20% पर भी लोन ले लेते हैं कि आप मुझे आज 100 रुपए दे दो, मेरे पास खाने को नहीं है, मैं आपको कल 110 रुपए वापस कर दूंगा, मैं मजदूरी करूंगा, फिर मैं आपको 110 रुपए दे दूंगा। तो आप अगर 10% रोज काउंट करना स्टार्ट कर दोगे, तब तो वो 30-40 गुना हो जाएगा महीने भर में, 30-40 गुना, है ना। और ऐसा ही हुआ था, उस इंसान ने 100 रुपए मांगा और वो किसी कारणवश 1 महीने तक वापस नहीं कर पाया, तो 100 रुपए के बदले उसे 3000 रुपए मांगे गए और वो दे नहीं पाया, या उसने देने से मना किया। उसको लग रहा था कि 100 रुपए लिए तो तुम 3000 कैसे ले रहे हो इतनी जल्दी, तो उसको मार मार करके उसकी हत्या कर दी गई। तो होता क्या है कि अगर हम वित्तीय रूप से सारे लोगों को अपने सिस्टम में लेकर के नहीं आ पाते ना, तो बहुत अत्याचार हो रहा होता है। और इसी उद्देश्य के तहत हमारे यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। फिर से इसलिए किया गया था कि सरकार चाह रही थी कि हम किन किन क्षेत्रकों को ज्यादा लोन देना चाहते हैं, वहां पर पैसा जाए। तो जो क्रेडिट दिया जाता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट डिलीवरी, कि किसको लोन दिया जा रहा है, किन क्षेत्रों में ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, किन क्षेत्र, देखिए जिस क्षेत्र को पैसा मिलेगा उसी क्षेत्र में तो आगे प्रगति दिखाई पड़ेगी। तो किन क्षेत्रों में प्रगति होनी चाहिए, सरकार अपनी सोच सकती थी, और इस वजह से राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? उदारीकरण की, राष्ट्रीयकरण की नहीं कर रहे हैं। ये मैंने क्यों बताया? ये इसलिए बताया क्योंकि हो क्या रहा था ना, राष्ट्रीयकरण पहले किया गया, फिर उसकी काइंड ऑफ उल्टी चीज की गई। अब उल्टी चीज में क्या था? हमारे देश में जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक है, वो हमारे वित्तीय क्षेत्र को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है कि किस डायरेक्शन में इसका विकास हो, कौन कौन सी गड़बड़ियां हैं वो ना हो। तो इन सारी चीजों को देखते हुए 1991 में जो वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण किया गया था, उसमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु आता है वो यही आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक को एक रेगुलेटर की जगह एक फैसिलिटेटर बना दिया गया। क्या मैंने बोला? रेगुलेटर की जगह फैसिलिटेटर। अब हिंदी में कई बार ट्रांसलेशन जो है ना, बहुत सारी चीजें ट्रांसलेशन में छूट जाती हैं। तो रेगुलेटर का तो मतलब होता है कि नियंत्रण करने वाला, यानी कि आरबीआई सारे क्षेत्र पर नियंत्रण करती है वित्तीय क्षेत्र में, बात सही है। लेकिन फैसिलिटेटर की हिंदी आप देखेंगे तो हमारी किताब में लिखा हुआ है सहायक। अब सहायक नहीं है, सहायक तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा अधिकारी है फिर आप उसके सहायक हो गए। सहायक वाला अर्थ नहीं होता फैसिलिटेटर का। फैसिलिटेटर का मतलब होता है
कि कोई कुछ करना चाह रहा है और आप वो करने में उसकी मदद कर रहे हो, तो सहायक उस सेंस में हो, आप उसको वो माहौल दे रहे हो, उसकी जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं ना रहें, समझ रहे हैं? तो वो जिम्मेदारी होगी आरबीआई की। यानी कि वित्तीय क्षेत्र में बहुत सारी चीजें, अभी भी क्या होता है, आज भी ब्याज दर निर्धारित करने का, आप लोग अखबार में कभी पढ़ते होंगे कि रेपो रेट जो है वो कम कर दिया गया। अभी तो लगातार बहुत दिन से कम हो रहा है क्योंकि भारत की जो विकास दर है वो बहुत गिरती जा रही है। तो रेपो रेट कम किया जाता है जब आपको विकास दर बढ़ाने की कोशिश होती है, जो समृद्धि की हम लोगों ने बात की थी, जो हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य थे। तो अभी एक और जो चीज है वो क्या है कि कौन सी बैंक कितना पैसा जमा कर सकती है, ये भी कौन निर्धारित करता है? आरबीआई। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन बना रखी थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो बैंक को सब कुछ पूछना पड़ता था, किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, भारतीय रिजर्व बैंक से। और फिर उसमें यह किया गया कि अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बैंक से पूछने की जरूरत नहीं है। किससे? हमारी सेंट्रल बैंक से, हमारी केंद्रीय बैंक से, जो है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक्स को बहुत सारी ऐसी आजादी दे दी गई कि आप क्या करो, बहुत सारी तरह की चीजें हैं जो अब आपको आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। साथ में उनको यह भी दिया गया, कुछ ऐसी बैंक्स थी, कुछ शर्तों को पूरा कर रही थी कि आपके पास इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपके पास ये चीजें मैच कर रही हो, तो उन लोगों को नई जगह पर ब्रांचेस खोलने के लिए, कि आपको नई शाखा खोलनी है आप खोल लो, उसके लिए भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं रह गई थी, जो पहले लेनी पड़ती थी। तो एक ये भी उदारीकरण का काम हुआ। एक और चीज हुई, और वो चीज ये थी कि बैंक्स की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांचेस थी, क्या मैंने बोला? एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पहले से शाखाएं चल रही हैं, जो शाखाएं बैंक्स की चल रही हैं, उनका आप ज्यादा युक्ति संगत तरह से, युक्ति संगत को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइज कर सकते हो। क्या बोलते हैं? रैशनलाइज। एक गणित में भी परमेयीकरण बोलते हैं उसको, यहां पर वो वाले बात नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? युक्ति संगत कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखो, बात यह है कि हम लोग उदारीकरण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत दबा दिया गया था सबको कि नहीं तुम्हें ऐसे ही चलना है, नहीं तुमको ऐसे ही काम करना है। जो सरकार थी हमारी, वो सारी चीजें निर्धारित करती थी। और उसी प्रोसेस में पिछले इतिहास में 1991 से पहले के इतिहास की बात कर रहा हूं, उस समय पर हमारे देश में बहुत सारी बैंक से बोला गया कि नहीं आपको यहां पर तो शाखा खोलनी ही है, आपको यहां पर शाखा खोलनी है। तो कई बार ऐसा होता था कि यहां पर भी एक शाखा खुली और बगल में एक और शाखा खुल गई बैंक की। क्यों? क्योंकि सरकार ने बोला है, खोलनी पड़ गई। अब एक ही क्षेत्र में दो शाखाएं आप चला रहे हो तो बैंक का प्रॉफिट तो बढ़ेगा नहीं। भाई बैंक तो एक ही है, ऐसा तो है नहीं। आप ऐसे सोच लो कि आपके मोहल्ले में एक परचूनी की दुकान है, किराना स्टोर है। क्या है? किराना स्टोर है। उसी के जस्ट एक और बगल में खोल ले, ठीक है, और उसके बगल में एक और खुल जाए, तो जो पहले वाला किराना स्टोर की जो आमदनी हो रही थी उसको नुकसान होने लगेगा ना, क्योंकि उसका बिजनेस बढ़ गया। ऐसे ही जो अगर शाखाएं बहुत ही आसपास हैं तो भी उनका जो बिजनेस है बढ़ने लग जाएगा, तो उनको उतना फायदा नहीं होगा। और हर शाखा के लिए आपको बैंक मैनेजर चाहिए, ये बैंक में क्लर्क चाहिए ही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, उनको क्या बोल दिया है कि आप इनको युक्ति संगत बना सकते हो, आप इनको रेशनलाइज कर सकते हो। ये भी उनको आजादी दे दी गई। किसको? बैंक्स को। और साथ में बैंक्स में हमारे यहां पर कुछ होती हैं फॉरेन बैंक्स, कुछ होती हैं इंडियन बैंक्स, है ना। तो जैसे सिटी बैंक है, एचएसबीसी है, ड्यूश बैंक है, ये सारी विदेशी बैंक है, लेकिन भारत में भी इनकी शाखाएं मिल जाती हैं। इनको शाखाएं बनाने की अनुमति कब दी गई थी? 1991 में। तो 1991 में क्या किया गया? 1991 में कुछ विदेशी निजी बैंक को, विदेशी राष्ट्रीय बैंक भी होती है, जैसे मान लीजिए चाइना की कोई अपनी राष्ट्रीय बैंक है ना, ऐसे अमेरिका की भी अपनी राष्ट्रीय बैंक्स हैं जो वहां की गवर्नमेंट बैंक्स हैं, है ना। हर देश की जो सेंट्रल बैंक है वो सरकारी बैंक ही होती है, जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक है वो तो सरकारी रहेगी। तो 1991 में विदेशी निजी बैंकों को, मतलब कोई बाहर का कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, कोई एक अकेला इंसान है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है और उस कंपनी के तहत जो उनकी बैंक है वो भारत में भी ब्रांचेस खोल सकती है। ये 1991 में हम लोगों ने शुरू किया। और साथ में भारत में ही भारतीय भी प्राइवेट बैंक्स खोल सकते हैं, उसकी भी आजादी दे दी गई। और आज हमारे देश में जो प्राइवेट बैंक्स हैं इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप देखोगे तो एचडीएफसी का नाम बहुत ऊपर आने लगा है। ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक ने भी काफी अच्छा काम किया है। एक्सिस बैंक है, आईडीबीआई बैंक है। एक्सिस बैंक की तो खैर हालांकि अलग कहानी है, यूटीआई था वो एक स्कैम हो गया था, उसके बाद से वो पूरी अलग कहानी मैं कभी आगे बताऊंगा। लेकिन एक्सिस को आप हटा भी दो अभी, तो आईडीबीआई बैंक है ना। अभी यस बैंक थी, वो भी प्राइवेट बैंक थी, फिर उसके बाद से एसबीआई ने उसमें काफी स्टेक ले लिया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये बैंक खोलने की परमिशन मिल गई थी। पहले प्राइवेट लोगों को बैंक खोलना बहुत मुश्किल होता था, है ना। तो ये सारी चीजें होने लगी। और ये सब क्यों किया गया कि बैंकिंग अगर हमारी एफिशिएंट होगी, अगर हमारे यहाँ पर बैंक एफिशिएंट होंगी, तो उन लोगों को पैसा मिलेगा जिन लोगों को पैसे की जरूरत है। और अगर मुझे पैसा चाहिए कोई उद्यम करने के लिए और मुझे बैंक से पैसा मिल जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर पूरे अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये सारे किसमें किए गए थे चेंजेस? हमारे यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में। और एक और चीज आती है कि
कोई भारतीय बैंक है मान लीजिए और कोई विदेशी उसमें पूंजी लगाना चाह रहा है, तो भारतीय बैंक की जो पूंजी है उसमें उनका कितना हिस्सा हो सकता है, तो उसको 50% कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 50%। और फिर बाद में बढ़ा करके उसको 74% तक कर दिया गया। ठीक, तो अब ये भी किया गया कि विदेशी जो लोग हैं वो ज्यादा पूंजी का हिस्सा बना सकते हैं भारत में। और ये सारी चीजें हो इसलिए रही थी कि बैंकिंग सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट हो जाए और भारत में ज्यादा पैसा आना शुरू करे। अच्छा, एक और सुधार हुआ। वो सुधार क्या था? वो सुधार ये था कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। क्या होते हैं आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आप अर्थशास्त्र के जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, मैं उनसे चाहूंगा कि वो लोग आर्थिक खबरें पढ़ना शुरू करें। तो म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसे ही मर्चेंट बैंक्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं व्यापारी बैंक। वो सारी जो भी बाहर के थे, विदेश के थे, उनको भी भारतीय बाजार में पैसे निवेश करने की इजाजत दे दी गई थी 1991 में। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ढील दे दी गई थी। लेकिन हम लोगों ने जैसा देखा था कि औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुआ था कि सरकार ने कुछ जगह का लाइसेंस रखा हुआ था कि नहीं, ये आपको बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना है, केमिकल हजार्डस केमिकल्स हैं, तो हजार्डस केमिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, दवाइयों का जो क्षेत्र होता है, इसमें क्या था, इसमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। और साथ में इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमारा जो ये वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला? वित्तीय क्षेत्र, इसमें भी कुछ तो होना चाहिए। आरबीआई एक सहायक बन जाए, पूरा माहौल बनाने की कोशिश करे, लेकिन कुछ तो आरबीआई के पास शक्ति रहनी चाहिए, और वो शक्ति है। आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पर हमारे रिजर्व बैंक डिसाइड करता है। कौन? रिजर्व बैंक। तो दो तरह की नीतियां होती हैं, एक होती है राजकोषीय नीति, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फिस्कल पॉलिसी, है ना, राजकोषीय नीति। और दूसरी नीति जो होती है वो होती है कैसी? वो होती है हमारी मौद्रिक नीति। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, जो मौद्रिक नीति है, वो मुख्य रूप से आरबीआई जो है ना वही निर्धारित करती है। और आरबीआई में सरकार की सीधे सीधे दखलंदाजी नहीं होती है, हालांकि वहां पर भी एक्ट को थोड़ा चेंज किया गया और आरबीआई में भी सरकार की जो हस्तक्षेप है वो बढ़ता जा रहा है। तो कई लोग उसके सपोर्ट में आते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे अर्थशास्त्री जो कहते हैं ठीक नहीं है। तो आज भी ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया गया, आज भी हमारे यहाँ पर आरबीआई नियंत्रण भी करता है, आज भी रेगुलेटर ही बोला जाता है। लेकिन पहले जिस हद तक नियंत्रण करता था, आज उसमें काफी ढील आ चुकी है और 1991 से ये चरण स्टार्ट हुआ था। अब क्या है? अब हम लोग बात करेंगे कराधान की, उसमें क्या हुआ। बाकी के दो और जो सेगमेंट्स बचे हुए हैं उनमें उदारीकरण कैसे किया गया था, इसकी बात हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे।